नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार एक बार फिर से आपके समक्ष कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये बेसिकली किन एग्जाम्स के लिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप CVET UG का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CVET PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल टेस्ट जो CVET UG के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा आप LLB का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ एंट्रेंस टेस्ट का, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपको महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, इन सब की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो जो है GK GS पैटर्न के साथ साथ बनाया गया है, जो कि आप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में यहाँ से 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी तैयारी जोरों शोरों से होनी चाहिए। और हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाकर, और अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चंस को उठा रहे हैं और कम समय में अधिक से अधिक आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो इसमें एक पॉइंट्स को ध्यान रखना कि मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उसी को लिखता हूँ, और उसके अंदर अगर एक्सप्लेनेशन कुछ एक्स्ट्रा है वो मैं बता देता हूँ उसको अपने, ठीक है, अपने लैंग्वेज में उसको लिख लेना है। या फिर कोई ऐसा टॉपिक है या फिर कोई ऐसा लाइन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो इसमें यूज करता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज करता हूँ, तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते समय नीचे में अपने लैंग्वेज में जो मैं समझाता हूँ वो अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, ताकि जब बाद में आप नोट्स को खोले तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था किसका, सिटीजनशिप के बारे में बातचीत किया था, बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया था, उसमें कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत कोई भी स्टूडेंट्स को हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए, या फिर टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर जो है उस पर आप मैसेज करिए, या फिर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट ही करिए, कमेंट करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो है एग्जाम के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक में से एक है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1 से लेकर 51 तक का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 36 से 51 DPSP इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है, पार्ट 3 के अंतर्गत, और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। तो क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट को किस पार्ट में जिक्र किया गया है, तो पार्ट 3, और कौन सी आर्टिकल में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से एक ये भी बनेगा कि फंडामेंटल राइट को किस कंट्री से बोरो किया गया है। तो फंडामेंटल राइट को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले इसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है, उनके यहाँ बिल ऑफ राइट्स के नाम से इसे जाना जाता है, सेम चीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, एक पॉइंट्स को याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में डिस्क्राइब किया हुआ है, और इसलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात किया जाए या फिर कहीं की बात किया जाए, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्ना कार्टा को किस पार्ट को नाम से मैग्ना कार्टा को जाना जाता है, तो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप। इसके बाद अगला पॉइंट है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बिना किसी गलत व्यवहार के, बिना किसी गलत व्यवहार के, बिना किसी भेदभाव के, फंडामेंटल राइट जो है गारंटेड देता है ऑल पर्संस के कि आपके साथ किसी भी तरह का आपके मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को किसी भी तरह से हनन नहीं किया जाएगा, उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सारे को फंडामेंटल राइट की गारंटी गवर्नमेंट हमें देती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट देती है। अगर गवर्नमेंट कहीं पर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को बनवाने के लिए। इसके बारे में चर्चा इसी वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, और इसका फंडामेंटल राइट का जो एम है, अगर बेसिकली एम की बात किया जाए तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी खास व्यक्ति का नहीं, ओवरऑल एक एक सिंगल व्यक्ति का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स को यह बनाया गया है।
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या समझा, फंडामेंटल जो है पार्ट 3 में है, ये आर्टिकल 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसको बोरो किया गया है, जहां पर उसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, और फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो मेन एम है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय टोटल जो फंडामेंटल राइट थे वो टोटल 7 थे, ठीक है, 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन अभी जो फंडामेंटल राइट है 6 हैं। एक फंडामेंटल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है। कब किया गया है, इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो टोटल 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। जो राइट टू इक्वलिटी है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की गई है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये सारे यहां से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 19 से आर्टिकल 20 में इसका जिक्र किया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में जिक्र है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में जिसका चर्चा किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 में किया गया है, ठीक है, ये 30 है, 130 नहीं, ये 30 है, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में था, और इसको अब हटा दिया गया है। अब इसको हटा के आर्टिकल 300A में इसे डाल दिया गया, जो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। उसके बाद 7वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में जिसका जिक्र किया गया है। ये तो ओवरऑल रहा, लेकिन हम लोग डिटेल में सारे आर्टिकल्स की बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे आगे चलते हुए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सभी आर्टिकल्स को मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, आराम से रहिएगा। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट है, और एक पॉइंट को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लीजिए, क्योंकि इस पॉइंट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, कब, तो 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, उस अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया है और इसे लीगल राइट बना दिया गया है। और ये आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, उसमें इसे भेज दिया गया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, और इसे लीगल राइट बना दिया गया है। और साथ ही साथ इसे आर्टिकल 300A में पार्ट 12, जो कि 300A जो है पार्ट 12 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर इसे डाल दिया गया है एज अ लीगल राइट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सिचुएशन है, ऐसा क्या बातचीत हुई कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो इसके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत था। अब फंडामेंटल राइट जो है, गवर्नमेंट हमारी फंडामेंटल राइट को हनन करेगी तो हम लोग सीधे कहां पर पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभार होता क्या था कि जैसे कि कोई जमीन है, ठीक है, यहाँ पर हाईवे बन रहा है और यहाँ पर किसी का घर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके जमीन को एक्वायर करेगी और तब जाकर आगे बढ़ाएगी। तो वैसे सिचुएशन में लोग क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चले जाते थे, कहते थे कि देखिए मेरा राइट टू प्रॉपर्टी का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और एक गवर्नमेंट जो है मेरे फंडामेंटल राइट को छीन रही है। तो इस कारण से देखने के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए इस राइट को हटा दिया गया, और इसे राइट को हटाकर सीधे लीगल राइट बना दिया गया। और इस तरीके से अभी प्रेजेंट में टोटल कितने फंडामेंटल राइट है, तो 6 फंडामेंटल राइट है। इतना याद रखिएगा, यहां तक किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जितने भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा, बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूं। अब आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट के, ठीक है, बहुत आराम से बात करेंगे। पहला है नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि इस पे फंडामेंटल राइट पे विभिन्न तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। अभी क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, फंडामेंटल राइट पे हमें बोलने का अधिकार दिया है कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि मैं किसी को गाली दे सकता हूँ, किसी को हर्ट पहुंचा सकता हूँ, किसी को बेवजह की बातें बोल सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, नॉट एब्सोल्यूट है ये।
अगर एब्सोल्यूट होता तो मतलब कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं, तुमको गाली देने का मन है, तुम्हें बोलने का अधिकार है, तुम गाली दो, जो मन सो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट जो नॉट एब्सोल्यूट है, मतलब इस पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का गलत व्यवहार करता है, किसी को गलत तरीके से बोलता है, तो उस व्यक्ति से उसके फंडामेंटल राइट छीन लिया जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट है, यानी कि ये पूरे तरीके से शुद्ध नहीं है, इस पर विभिन्न तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया और ये बहुत जरूरी भी था। जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, उसका लोग गलत व्यवहार, गलत यूज भी करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाना बेहद जरूरी था। उसके बाद है जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब वो यह होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, अगर हमारे गवर्नमेंट जो है, हम स्टेट जो है हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है, तो वैसे सिचुएशन में हम सीधे तौर पर कहां चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का हमारे पास औकात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता हूं और वहां पर अपने बातों के रख सकता हूं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन किया गया है। वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा और इस पर आगे का विचार भी करेगा। तीसरा है जो है अगेंस्ट स्टेट है। अगेंस्ट स्टेट का मतलब यह होता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि स्टेट यानी राज्य हमें ये करने से रोक नहीं सकता है, राज्य हमें घूमने से नहीं रोक सकता है, राज्य हमें बोलने से नहीं रोक सकता है। तो क्या है, विभिन्न, अगर पूरे फंडामेंटल राइट को समझा जाए तो अगेंस्ट स्टेट है, स्टेट के जस्ट अपोजिट हम लोग काम कर रहे हैं, यानी हमारे काम को स्टेट नहीं कर सकता है, रोक सकता है। चौथा है निगेटिव नेचर। निगेटिव नेचर का मतलब यह होता है कि स्टेट के अगर लेकर देखा जाए तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को भारत में घूमने की, किसी भी व्यक्ति को बोलने से नहीं रोक सकता है, यानी निगेटिव एस्पेक्ट है, किसी को घूमने से, नाचने से नहीं रोक सकता है। ये क्या है, नहीं नहीं वाला जो भी जितने पॉइंट अगर आप पढ़िएगा बढ़िया से तो सब में नो का यूज है। नो का यूज है मतलब ये क्या है, निगेटिव नेचर का पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पांचवा पॉइंट है नो नीड ऑफ एनी लीगल बैक। नो नीड ऑफ एनी लीगल बैक का मतलब ये होता है कि अगर मैं पर्यावरण की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पर्यावरण की बात करूं तो पर्यावरण में हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पर्यावरण एक्ट बनाया गया है, उसी एक्ट के थ्रू हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह का कोई प्रीवियस एक्ट की जरूरत नहीं है, कोई लीगल बैक की जरूरत नहीं है। हाँ, डीपीएसपी में पर्यावरण की चर्चा की गई है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, उसी एक्ट के तहत पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट में किसी, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट क्या है कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कोई किसी भी तरह का प्रीवियस बैक में कोई लॉ नहीं बना हुआ है, इसी के आधार पर डायरेक्ट रूप से हम लोग चलते हैं, इसलिए इसको बोला गया है नो नीड ऑफ एनी लीगल बैक। और छठा है अमेंडेबल। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता, जरूर किया जा सकता है। हमने देखा कि 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, 44th अमेंडमेंट में किया गया, क्या किया गया था, तो अमेंड किया गया था और अमेंड करके राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था, तो ये अमेंडेबल भी है। तो नॉट एब्सोल्यूट, जस्टिसिएबल, अगेंस्ट स्टेट, निगेटिव नेचर, नो नीड ऑफ एनी लीगल बैक और अमेंडेबल, ये 6 पॉइंट है, ये फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि एक दो पॉइंट और है। ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। जब भी एक्सटर्नल इमरजेंसी भारत में लगेगा, वैसे सिचुएशन में फंडामेंटल राइट को पूरे तरीके से सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर। अब आप सोच रहे हैं कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे को सस्पेंड क्यों किया जा रहा है भाई? तो जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे और आर्टिकल 21 पढ़ेंगे, तब जाकर आपको समझ में आया कि ओ, इस कारण से फंडामेंटल राइट 20 और 21 को क्या नहीं किया जा रहा था, सस्पेंड नहीं किया जा रहा था इमरजेंसी के समय में। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि ये इमरजेंसी के समय में किन आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल्स 12 के बारे में। आज के डेट में हम लोग दो आर्टिकल्स बात करेंगे, एक आर्टिकल 12 की बात करेंगे और एक आर्टिकल 13 की बात करेंगे। बहुत तरह के ऐसे बच्चे होते हैं जो ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को पूरे जीवन में नहीं समझ पाते हैं, और उधर से 33, 34 और 35, ये 3 आर्टिकल्स इधर और 2 आर्टिकल्स इधर, ये 5 आर्टिकल्स बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, उसका खाली कंटेंट यानी हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, उसके अंदर की बातों को समझ नहीं पाते कि आर्टिकल 12, 13 या फिर 33, 34, 35 आर्टिकल असल में कह क्या रहा है।
सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल्स 12 में। आर्टिकल्स 12 में राज्यों का डेफिनेशन दिया गया है। अब हम लोग फंडामेंटल राइट अगर पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट में बार बार स्टेट 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 हमें देखने को मिलेगा। तो पहले ही हम लोग समझ लेते हैं कि स्टेट है क्या। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्टैंडर्ड तरीके से बनाया गया है, एक लेवल धीरे 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 करके बनाया गया है। अगर हमें आगे फंडामेंटल राइट में स्टेट का जिक्र है तो सबसे पहले स्टेट का डेफिनेशन हमें समझना जरूरी है, और ये आर्टिकल 12 में इसकी चर्चा किया गया है। ठीक है, अब यहां पर बातचीत करते हैं कि स्टेट में क्या क्या बेसिकली तौर पे इसमें ये है घुसे हुए हैं लोग हैं। ठीक है, स्टेट मतलब क्या हम लोग समझेंगे। स्टेट का मतलब है पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के सरकार, या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस स्टेट का मतलब हम लोग क्या क्या समझेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कहीं लिखेगा तो उसे स्टेट समझना है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा राज्यसभा की बातचीत हो रही है तो उसे स्टेट समझना है। स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार, और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, ये सारे जो होंगे स्टेट्स के अंतर्गत आएंगे। जितने भी लोकल अथॉरिटी है जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ये सारे भी आ जाते हैं किसके अंतर्गत, ये सारे भी आपको स्टेट के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऑल अदर अथॉरिटी, अब यहां पर ऑल अदर अथॉरिटी में बहुत ज्यादा पंचुअल प्रॉब्लम आता है, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऑल अदर अथॉरिटी का एग्जैक्ट मीनिंग बताई है, और ये भी कहे कि ये समय समय पर इसे चेंज भी किया जाएगा। तो ऑल अदर अथॉरिटी में जो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं उसको अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा, या फिर याद रहे तो उसे अगर पहले से पढ़ें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदर अथॉरिटी में क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि किसी सरकारी आदेश या संसद द्वारा पारित किसी लॉ द्वारा स्थापित निकाय, ठीक है, किसी सरकारी आदेश या संसद द्वारा पारित करके लॉ द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। ठीक है, जैसे आरबीआई कहां से पास है, तो पार्लियामेंट से उसके पास करके बनाया गया है। तो वैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑल अदर अथॉरिटी में आएगा। दूसरा है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, सुनते जाइएगा ध्यान से। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस पर सरकार वित्तीय सहायता करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ठीक है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, उस संस्था को, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हम स्टेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, तीसरा है कि गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पे पूरे तरीके से प्रशासनिक नियंत्रण करके रखा है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट प्रशासनिक नियंत्रण करके रखा है तो उसे भी राज्य के डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोग मानेंगे। उसके बाद है कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हो, उसे भी हम लोग अदर अथॉरिटी के अंतर्गत करेंगे और उसे राज्य का डेफिनेशन के अंतर्गत मानेंगे। उसके बाद है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें राज्य के काम का स्थानांतरित किया गया हो, यानी कि बहुत सारे राज्य का ऐसा काम होता है जो खुद ना करके दूसरे निकाय से, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे गवर्नमेंट के द्वारा मोनोपोली क्रिएट करने को कहा गया है, यानी कोई ऐसा चीज जो है सिर्फ वही दुकान कर रहा है तो वही दुकान भी स्टेट के अंतर्गत माना जाएगा। तो ऑल अदर अथॉरिटी में बहुत तरह की बात की गई है। पहला हो गया कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिस पर गवर्नमेंट जो है वित्तीय सहायता दे रही हो, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, या फिर ऐसा कोई जिस पर प्रशासनिक नियंत्रण हो सरकार की, या फिर सोशल वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट अपने काम को स्थानांतरित कर दिया और किसी को आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। और लास्ट एक मैंने बताया कि मोनोपोली, अगर कोई गवर्नमेंट बोलती है किसी भी संस्थान को मोनोपोली क्रिएट करने को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये बेसिकली बातचीत की गई है स्टेट के डिफिनेशन को। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कोर्ट जो है, एक पॉइंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोर्ट जो है वो स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता। अब क्यों, कैसे नहीं आता है, अब इस चीज को समझिएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। कोर्ट जो है हमें जुडिशियरी उसका काम करता है, जुडिशरी का काम करता है, इसके पास जुडिशरी वर्क है। अगर कोर्ट राज्य के अंतर्गत आ जाएगा, कोर्ट अगर राज्य के अंतर्गत आ जाएगा और कल के डेट में कोर्ट बोलता है कि आपके इस फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर रहे हो,
अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कोर्ट से ही कि कोर्ट नहीं हमारे फंडामेंटल राइट को चेंज कर रहा था, तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए कोर्ट जो है हमारे इस पॉइंट को दूर करे। तो जो जुडिशियली वर्क कर रहा है, जुडिशरी वर्क कर रहा है, उसे संस्था को ये स्टेट के डेफिनेशन से बिल्कुल अलग रहेगा, तभी जाकर स्वेच्छता पूर्वक और क्वालिटी काम होगा। नहीं तो बार बार कोर्ट पे इल्जाम लग जाएंगे, कोर्ट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। इसलिए कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के स्टेट के डेफिनेशन के अंतर्गत वो नहीं आता है। फंडामेंटल कोर्ट जो है वो स्टेट डेफिनेशन के स्टेट ऑफ डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ जो स्टेट है उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। और ये पॉइंट को अपने दिमाग से अपने जगह पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे एक पॉइंट यहाँ पर, क्या आपको थोड़ा सा टेक्निकल काम है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट कोई लॉ बनाने की जरूरत होती है और गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है। वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ये उसको गाइडेंस देता है कि आप इस तरीके से काम करिए, जब आपको पार्लियामेंट होगा तो आप उसको लॉ बना दीजिएगा। तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो किसका वर्क कर रही है, तो वो तो गवर्नमेंट का वर्क कर रही है। तो गवर्नमेंट तो एक स्टेट है, ठीक है। अभी क्या कोर्ट जो है स्टेट बन गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसलिए बस ये याद रखना है कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, वो स्टेट के डेफिनेशन से उसको अलग रखा गया है। बस इतना याद रखने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 के ऊपर। हम लोग आर्टिकल 12 पढ़ लिए, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 13 के ऊपर, क्या कहता है आर्टिकल 13, ठीक है। आर्टिकल 13 के ऊपर देखते हैं। It declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं बना है, वो लॉ फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा हो, तो उस लॉ को अपने आप क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उसे शून्य माना जाएगा। फिर से समझिएगा मैं क्या बची कर रहा हूं। ऐसा कोई लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा हो या फिर हमारे फंडामेंटल राइट के हिसाब से नहीं बनाया गया हो, वैसे सिचुएशन में वो आर्टिकल्स को और उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, मैंने बिल्कुल शून्य माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट दैट कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है। कंट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। कंट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना। याद रखिएगा, अगर हमारे मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत, ठीक है। दोनों जगह जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर लगता है कि ये जो ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे गवर्नमेंट जो लॉ बनाई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हिला रही है, तो वैसे सिचुएशन में सुप्रीम हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रही है, तो वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को वापस दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब भी हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत, सॉरी आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। बस ये पॉइंट्स को आपको समझ के चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने जिस तरीके से आर्टिकल 12 में स्टेट का डिफिनेशन किया था, उसी तरह यहां पर लॉ के बारे में जिक्र है, दैट ऑल लॉ। ऑल लॉ का मतलब होता है यहाँ पर लॉ का डेफिनेशन हम लोग देखना पड़ेगा, लॉ में क्या क्या है। तो पहला है परमानेंट लॉ। परमानेंट लॉ ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती है। दूसरा है टेम्परेरी लॉ, जैसे ऑर्डिनेंस वगैरह होता है जो कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इशू करते हैं, हम लोग आगे चल के इसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद होता है स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है जो नोटिफिकेशन, इसको देखा जाए, नोटिफिकेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकालती है। अभी नोटिफिकेशन निकाली थी कि हाईवे के 10 किलोमीटर के अंतर्गत या कितना किलोमीटर लिखा हुआ था, इस किलोमीटर के अंतर्गत दारू बेचना मना है, तो क्या होगा, स्टैच्यूटरी इंस्ट्रूमेंट एक नोटिफिकेशन लाया गया। और चौथा नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ, ऐसा कोई कस्टम हो, ऐसा कोई प्रथा हो जो प्रथा हमारे फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रही हो, वो भी लॉ के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो टोटल इसमें हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को पढ़ा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड हिंस कैन नॉट बी चैलेंज। कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ नहीं है। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ नहीं है,
इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 में, इसमें यह कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कब, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करे। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसे भी लॉ माना जाएगा। पहले जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना जाता था, लेकिन जब तक केशवानंद भारती केस 1973 में आया, वैसे सिचुएशन में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में उसे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, ये साफ तौर पे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन द ग्राउंड दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग अपने फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सकते हैं, और उसी सिचुएशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो लॉ नहीं माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये रहा पूरा वीडियो। मैंने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 बहुत बेसिक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे आर्टिकल 14 से कल के डेट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे आपको पढ़ते रहिए। सीवीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजी हो या पीजी हो, लॉ का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जिसमें भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारे आपको वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका हमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके वीडियो के सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और मैं पर डे कल के पिछले दिनों से 10 गुना ज्यादा एनर्जी के साथ काम करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।